अगर आप इस सीरीज से जुड़कर डेली 7 PM पे क्लास कर रहे हैं तो आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि सोशल साइंस या कोई भी विषय हो, आप देख रहे हैं कि कितना आसान है अच्छा अंक लाना। क्योंकि सोचिए, हम लोग हिस्ट्री का पूरा बुक पढ़ते हैं और मात्र 4 प्रश्न का उत्तर आपको लिखने के लिए मिलेगा। पूरा हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ते हैं, उससे मात्र 3 अर्थात कि 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको सही दिशा में पढ़ाया जाए और आप अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं तो कितना आसान है आपको अच्छा अंक टॉपर बनना। जो भी आपका सपना उसे पूरा कर सकते हैं, बस जरूरत है तो एक सही दिशा में और सही सोच के साथ मेहनत करने की। तो आपके इस काम को आसान करने के लिए आप जानते हैं डेली 7 PM पे आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास हम लोग लेकर आते हैं। इस सीरीज में हम लोग सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर रहे हैं और सोशल साइंस के प्रश्नों को समझ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आपको एक एक प्रश्न लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बताया जाए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव पे भी कमांड रखना पड़ेगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो जिन भी छात्रों का क्लासेस छूटा है उनकी सुविधा के लिए हम लोग इस सीरीज में जितने भी वीडियोज आ रहा है उन सभी का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप देखकर सीरीज के सभी वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज में जो भी वीडियोज आ रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। आगे आपका सेंटअप एग्जाम होगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। आप अगर इसका कॉपी तैयार कर रहे होंगे, एक एक क्लास देख रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि कितना आपके लिए परीक्षा आसान हो गया है और कितना ज्यादा प्रश्न सीरीज के वीडियो से सीधे सीधे सेंटअप एग्जाम और बोर्ड परीक्षा में आए हैं। एक एक वीडियो को बार बार देखते रहे, रिवीजन करते रहे। लिंक आपके सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इतिहास के भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग समझ चुके हैं। आपके राजनीति विज्ञान के भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सीधे हम लोग आज बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पे देखिए, अर्थशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है आपसे 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। दे रहा है प्रश्न 15 से 18 तक, इसमें से मात्र 2 प्रश्न का आपको उत्तर लिख देना है। और यहीं पे इकोनॉमिक्स से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया, तो ऐसे ही देखिए बिल्कुल आप फाइनल बोर्ड परीक्षा देंगे या सेंटअप एग्जाम, बिल्कुल क्वेश्चन का क्रम यही चलेगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है कि 19 और 20 नंबर पे इकोनॉमिक्स अर्थात कि अर्थशास्त्र से आपसे 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से किसी एक का जवाब देना है। तो सोचिए, इकोनॉमिक्स का पूरा बुक आप पढ़ते हैं, उससे मात्र 3 प्रश्न का ही जवाब आपको लिखना है। और अगर इतना ये 4 प्रश्न टोटल और ये 2 6 प्रश्न आप सीख कर जाते हैं, आप देखेंगे कि इसी में से काफी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा और सेंटअप परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को लेकर उत्तर समझते हैं। ध्यान से एक एक बात को समझते चलिएगा, क्योंकि अगर समझने के बाद आप इसे याद करते हैं तो याद करना काफी आसान हो जाएगा। ऐसे अगर आप क्लास को ध्यान से अटेंड करते हैं तो क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से पहला नंबर प्रश्न और आपका हम लोग सोशल साइंस के प्रश्न पत्र को सोल्व कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से 15 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा सर आपसे प्रश्न की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। अर्थात कि पहले प्रश्न को समझिए, यहाँ पे क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है बताइए। मात्र 2 अंक का प्रश्न है। तो ऐसे अगर मैंने कल भी आपको बताया था, अगर इसलिए मैं बोलता हूं डेली क्लासेस कीजिए और सीखिए उत्तर कैसे लिखना है कि हमको 2 में 2 अंक मिले। 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 में 4 अंक मिले। तो इस तरह अगर आप जैसे यहाँ पे उत्तर लिखा गया ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर लिख कर आते हैं तो आपको 2 में 2 अंक फिक्स है मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं उत्तर कैसे लिखना है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो इस तरह आपको उत्तर लिखना है कि अर्थव्यवस्था को हम लोग 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला है विकास के आधार पे। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होता है। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। वहीं पे दूसरे आधार पे हम लोग अर्थव्यवस्था को बांटते हैं, वह है स्वामित्व के आधार पे। और स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बस इतना ही आपको लिख देना है, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये पूछा था कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, मोटा मोटी यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो अर्थव्यवस्था को देखिए हम लोग 2 आधार पे बांटते हैं। पहला आधार होता है विकास के आधार पे। जब हम विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था को बांटते हैं तो 2 प्रकार होता है, पहला है विकसित, दूसरा है विकासशील। तीसरा भी जो आपके बुक में नहीं दिया गया लेकिन तीसरा प्रकार भी होता है, जिसका नाम है अविकसित अर्थव्यवस्था। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उसे हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं, और जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे कम होती है उसे हम लोग अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश का आपसे उदाहरण पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। और विकासशील अर्थव्यवस्था का पूछा जाएगा तो आपका भारत किसका उदाहरण है, विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है।
वहीं पे दूसरे आधार पे हम लोग स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था को बांटते हैं। स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन और वितरण पे पूरा अधिकार प्राइवेट सेक्टर का होता है, उसे हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण पे सरकार का अधिकार होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण की बात करें तो रूस में आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है, अर्थात कि इसमें उत्पादन और वितरण निजी हाथ और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर देखते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो हमारे देश भारत में। इस तरह अगर आप समझ के रखेंगे तो इसके आसपास भी कोई प्रश्न आएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे मैं इसके लिए आपको विस्तार से यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न दीर्घोत्तरीय में 4 अंक के भी पूछ लिए जाते हैं। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व की बात करें तो पहले उत्तर को समझिए। यहाँ पे लिखा गया है वर्तमान युग मुद्रा का युग है। मुद्रा आधुनिक समय में आर्थिक जीवन का आधार केंद्र है। मुद्रा के आर्थिक महत्व को बताते हुए मार्शल का कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। साथ की अर्थव्यवस्था की हम लोग धुरी की बात करें तो वो क्या है? मुद्रा। मुद्रा के ही चारों तरफ पूरा अर्थव्यवस्था चक्कर लगाते रहता है। अब प्रश्न कहा था कि मुद्रा के आर्थिक महत्व, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में प्रश्न था, तो आपको 2 नंबर में अगर प्रश्न आए तो सिर्फ ये पॉइंट आपको लिखा गया है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर, यहाँ पे 4 पे, तो इसको आपको सिर्फ लिख देना है 5। ये 5 अगर सिर्फ पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप समझेंगे कि अगर आपको एग्जाम में यही प्रश्न 2 अंक में मिलेगा तो आपको क्या करना है, यहां तक जो लिखा गया है इसको लिख देना है, और उसके बाद सिर्फ जो यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है पॉइंट आपको इतना ही लिखना है, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। वो यही प्रश्न अगर 4 अंक में पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता है, तो इसको समझ के रखिएगा। तो पहला महत्व क्या है मुद्रा का, कि उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। आज की वस्तु विनिमय प्रणाली में जानते हैं उपभोग करना बड़ा ही मुश्किल था, कि अगर आप किसी चीज का उपभोग करते हैं तो उसका भुगतान करने में बड़ा ही कठिनाई की सामना करना पड़ता था। लेकिन मुद्रा आया तो आप कोई भी सामान खरीदेंगे, किसी भी चीज का उपभोग करेंगे, कोई भी सेवा लेंगे तो उसके बदले में आप मुद्रा के रूप में पे कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्व है उत्पादन के क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। पहले उत्पादन करना बड़ा ही कठिन होता था, क्योंकि किसी से आप कार्य कराएंगे या अपने उत्पादन की प्रक्रिया में किसी से भी श्रम कराएंगे तो श्रम के बदले में उसे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही देना पड़ता था। और हो सकता है जो वस्तु आपके पास है या जिस वस्तु की आवश्यकता उस व्यक्ति को है, हो सकता है वो वस्तु आपके पास नहीं हो, तो ये सभी समस्याओं को दूर किया मुद्रा। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, अर्थात कि मुद्रा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफी आसानी होती है। चौथा है वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, अर्थात कि मुद्रा को किसी भी क्षेत्र में बांटने में भी आसानी है। और चौथा है राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, अर्थात कि जो भी हमारा आय व्यय हो या सरकार का आय व्यय हो, अगर हम मुद्रा के रूप में इसे लेते हैं और देते हैं तो ये काफी आसान हो जाता है। लेकिन सोचिए पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था तो आप पढ़े होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कितना ज्यादा कठिनाई थी। कोई वस्तु लेने के लिए कोई वस्तु देना पड़ता था और दोहरे संयोग का बड़ा ही वस्तु विनिमय प्रणाली में अभाव था, और वो सभी अभाव मुद्रा ने दूर कर दिया। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत कैसे हुआ, संक्षिप्त में वर्णन करें। आपको 2 ही प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन ये सभी प्रश्न में आपको समझ के रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या पूछा कि भारत में सहकारिता का विकास कैसे हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम 1904 में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ, जिसके अनुसार कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। सन 1912 में एक और अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी केंद्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था की गई। अंततः 1914 में मैगलेन समिति नियुक्त की गई, जिसने इसकी भावी रूपरेखा तैयार की। 1919 के राजनीतिक सुधार के अनुसार इसे प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय बना दिया गया। इसका संचालन अपराध सरकार के द्वारा होता है। अर्थात कि पूछा था कि सहकारिता का भारत में इतिहास बताइए, तो ये सभी 1904 में सहकारिता साख समिति आया। जो अधिनियम जिस सन में आया इसको अगर याद रख के तब आप उत्तर लिखेंगे, तब आपके उत्तर पे एग्जामिनर खुश होकर अंक देगा। तो जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया इसको याद रखेंगे, क्योंकि यही बता रहा है कि 1904 से लेकर 1919 तक कैसे सहकारिता का विकास हो रहा था भारत में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है। आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो पहले आइए इसको देखते हैं किस रूप में आप उत्तर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए पढ़ने का एक ही तरीका है, आपको सोशल साइंस याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है उस बुक को आपको पढ़ना है। उसके बाद इस क्लास में मैं आपको समझा दे रहा हूं। समझाने के बाद अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे तो वहां पे पीडीएफ मिल जाता है, तो उसके बाद प्रश्न को अपने से लिखने का जो भी आप कॉपी तैयार किए होंगे वहां पे लिख लेंगे, तब ये आपको याद हो जाएगा, जिससे कि आपको बाद में एग्जाम के समय रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो यहाँ पे देखिए योजना
आयोग के शब्दों में, अर्थात कि योजना आयोग ने जो आर्थिक नियोजन का परिभाषा दिया है उसके अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की गति को तेज कर आर्थिक विकास करती चली आ रही है। अर्थात कि देखिए आर्थिक नियोजन, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का नियोजन, दो शब्द होता है अर्थव्यवस्था में या भूगोल में आप पढ़े होंगे, संसाधन का नियोजन और संसाधन का विदोहन। विदोहन क्या होता है कि हम किसी चीज का गलत उपयोग करते हैं। नियोजन क्या होता है कि सही चीज को समझ के जो भी हमारे पास संसाधन है उस संसाधन को हम लोग सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं। किसी भी देश में आर्थिक नियोजन यही है कि जो भी वहां पे संसाधन मौजूद है उसका उपयोग वहां के विकासात्मक कार्य अर्थात उस देश के विकास में लगाना, यही क्या होता है? आर्थिक नियोजन। और आर्थिक आ गया तो समझ रहे किसका बात हो रहा है? संसाधन का, रुपये पैसे का। तो मोटा मोटी आपको समझ के रखना है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग राष्ट्र में जो भी हमारे संसाधन है, चाहे वो संसाधन पैसा के रूप में है या वस्तु के रूप में है, व्यक्ति के रूप में है, क्योंकि मानव भी एक संसाधन है, तो उसका सही दिशा में और देश के विकास के लिए किया गया उपयोग क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो इसको इस तरह समझ के रखना है। आगे शुरू हो रहा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पूछ रहा है सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखिए बड़ा ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है सेंटअप एग्जाम या बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाए। प्रश्न देखिए इसका इतना लंबा चौड़ा उत्तर है जो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान से कैसे आप समझ के रखेंगे क्योंकि इतना याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो सेवा क्षेत्र में पूछा है शिक्षा का क्या उपयोगिता है। तो सेवा क्षेत्र पहले किसे कहते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप जानते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, होता है द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है हमारा तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र में आता है बैंकिंग, परिवहन, संचार, ये सभी सेवा क्षेत्र का काम है। कि सेवा क्षेत्र आपके उत्पादन में काम भाग नहीं लेता है, सिर्फ उत्पादन की प्रक्रिया को आसान करता है। तो पूछा है कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा का क्या उपयोगिता है। तो देखिए उत्पादन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए अर्थात कि आपका संचार का व्यवस्था हो या बैंकिंग प्रणाली हो, तो इसमें आप जानते हैं शिक्षित व्यक्ति ही काम करते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा मानव पूंजी बनाना है, क्योंकि हम लोग मानव भी क्या है? पूंजी है। मानव को शिक्षित करके ही उसके अंदर के क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कुशल प्रशासनिक, समाज सेवी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, शिक्षाविद, ये सभी लोग आते हैं। सभी लोग शिक्षा के वजह से ही तैयार होते हैं। अर्थात कि मानव को मानव पूंजी के रूप में बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है, और जब मानव मानव पूंजी के रूप में शिक्षा से बदल जाएगा तभी वो सेवा क्षेत्र में योगदान दे सकता है। तो ये सभी आप समझ के रखेंगे तो अपने शब्दों में इसको जोड़कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, कितना बार रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है कि वैश्वीकरण के प्रमुख अंगों की चर्चा करें। अर्थात कि वैश्वीकरण आपका चैप्टर है, तो पूछा है कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं। तो आप वैश्वीकरण के 5 अंग हैं, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, तो 5 अंग हैं। कौन कौन अंग है? तो पहला है पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता। अर्थात कि जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुआ, पूरा विश्व इस समय एक गांव है, ग्लोबल विलेज की बात हो रहा है, तो इसमें पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता है। अर्थात कि अब आप कहीं से भी निर्यात आयात विश्व के किसी भी बाजार से कर सकते हैं। दूसरा अंग है वैश्वीकरण का पूंजी की स्वतंत्र प्रवाह। अर्थात कि कहीं का पूंजी कहीं पे उपयोग हो सकता है। जैसे भारत में विदेश के निवेशक आकर निवेश कर सकते हैं और भारत के निवेशक भी विदेश में अपनी निवेश कर सकते हैं, अपने पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका अंग है श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। अर्थात कि श्रम के लिए, अर्थात कि हम लोग भी काम करने के लिए दूसरे देश में जा सकते हैं, दूसरे देश के भी लोग काम करने के लिए हमारे देश में आ सकते हैं। चौथा है आपके तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह। अर्थात कि तकनीक भी हम लोग दूसरे देश से आयात निर्यात करते हैं। जैसे आप मिसाइल के बारे में देखते होंगे या और सब टेक्नोलॉजी हम दूसरे देश से खरीदते हैं, उसके साथ साथ दूसरे देश को हम लोग बेच भी सकते हैं। तो ये भी वैश्वीकरण का एक प्रमुख अंग है। पांचवा और अंतिम अंग है वैश्वीकरण का व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों में कभी। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज इस तरह हम लोग आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन को भी समाप्त कर लिए। देखिए आपको घबराने की बात नहीं, हम लोग सभी विषय समझेंगे और कोई विषय हम लोग छोड़कर नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं शुरू से आपको बोल दिया कि जो भी हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस है उसी वे में और वैसे ही कैसे आपको एक सिस्टमैटिक ढंग में पढ़ना चाहिए उसी वे में हम लोग क्लास लेकर चल रहे हैं। कुछ भी शुरू किए हैं तो खत्म करेंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हैं या आपको अच्छा अंक आ सकता है। लेकिन अगर कूद के कभी कुछ आप पढ़ेंगे कभी कुछ पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट भी
भी कूद कर ही आएगा। तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं, हम लोग सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बस आपको जो पढ़े उसका कॉपी तैयार करते जाइए, क्योंकि अब फिर मान लीजिए हम लोग साइंस शुरू कर देंगे, तब आप कहेंगे सोशल साइंस पढ़ाइए, तो फिर उसमें हम लोग पीछे नहीं आ सकते। इसलिए जो भी शुरू किए उसको खत्म करेंगे, ताकि आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आए और एक सिस्टमैटिक वे में आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो आपको घबराने की बात नहीं, हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भूगोल की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियोस देखते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको खुद पता चलेगा कुछ महीने बाद आपका सेंटअप एग्जाम होगा और फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा, तो कितना प्रश्न यहां से आए हैं और कितना आसानी से आपका अच्छा स्कोर आ रहा है। लेंगे फिर कल इसी समय, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।